हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और इसमें आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था पास्कल्स लॉ। और आज पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल नंबर 10.2.3 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ओके, तो मैं रीड कर रहा हूँ आर्टिकल। एनसीईआरटी क्या कह रही है? द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर of unit cross-sectional area extending from that point to the top of the atmosphere। बहुत काम की बात तो नहीं है, चलिए पर पूरा का पूरा ऐसा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हेडिंग दीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट। तो मैं बोलता हूँ प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को ले लेता हूँ, ऐसा लिख दीजिए। फोर्स को मैं mg लिख सकता हूं। ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वेट, यानी ये mg of a column of air of unit cross sectional area। मतलब a को 1 लेना चाह रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट इज इक्वल टू mg per unit area is equal to weight of a column of air of unit cross sectional area above that point। इसने बोला extending from the point to the top of the atmosphere। from the point to the top of atmosphere। ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं है, ये तो फिर भी काम का है। प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स है एयर कॉलम का वेट है। प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया में ए को ले लिया 1, अगर ये 1 है तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट। अगर एरिया 1 है तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट। मान लीजिए ये अर्थ है और एटमॉस्फेयर मान लीजिए बस यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। ये अर्थ है और एटमॉस्फेयर यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर वैक्यूम है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और मैं इस पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन कर लीजिए जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। अब वो यूनिट 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो यूनिट होना चाहिए। हाँ, एसआई यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो शायद एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो एयर कॉलम है ना एटमॉस्फेयर में, उसका वेट पर यूनिट एरिया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है। इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ जो फोर्स है वो वेट है। बस, ये डेफिनेशन किसी काम की नहीं है, इग्नोर कर दीजिए इसको। कहता है एट सी लेवल, इसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम खाली कहते हैं P80 या खाली एटीएम कहते हैं, वो है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is called 1 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाँ ये वैल्यू हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, इस पे आपको 5 स्टार देने हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इस वैल्यू को ही हम लोग 1 atm कहते हैं। बस, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग है, चलिए, मर्क्यूरी बैरोमीटर।
मर्क्यूरी बैरोमीटर। हाँ, ये अच्छे काम की चीज है, इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये बोल देता हूँ, बैरोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शायद मुझे सिर्फ बारोमीटर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बार नापता है ना, इट मेजर्स बार, क्योंकि प्रेशर की यूनिट बार है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। इसको बैरोमीटर कहते हैं क्योंकि ये बार नापता है, जो बार नापे वो बैरोमीटर है। इट्स अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बारोमीटर है, ये बार नाप के बताता है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक ऐसा कंटेनर लीजिए, इस कंटेनर में मर्क्यूरी भर लीजिए और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दीजिए। एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है। तो हम देखेंगे इसमें 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ये मर्क्यूरी राइज हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब में ये H इसका जनरल नाम है और उसकी वैल्यू 76 सेंटीमीटर है। तो इन जनरल इसमें हाइट H तक लिक्विड राइज हो जाएगी। कारण ये है कि यहाँ पर तो प्रेशर 1 atm है और पॉइंट ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम लिक्विड में है, और ये लिक्विड कॉलम एट रेस्ट पे भी है, ये मर्क्यूरी रेस्ट पर भी है। ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के 2 पॉइंट्स हैं। डिस्कशन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर बेस्ड नए सवाल भी बनाए जा सकते हैं। ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स हैं एक सेम लिक्विड में जो कि रेस्ट पर है। तो ए पे और बी पे प्रेशर सेम होना चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। लिख दीजिए ए एंड बी A and B are 2 points at same horizontal level in same liquid at rest. लिक्विड कॉलम रेस्ट पर है और ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट्स हैं सेम लिक्विड में। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। जरूर ए पे और बी पे प्रेशर सेम होना चाहिए एज पर पास्कल्स लॉ। एज पर पास्कल्स लॉ ए पे और बी पे प्रेशर सेम होना चाहिए। ए पे तो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, ए पे तो एटमॉस्फेयर का सीधा असर ए पे काम कर रहा है, पर ये ट्यूब जो है ना, इसने एटमॉस्फेयर के असर को रोक लिया। अंदर मर्क्यूरी पे एटमॉस्फेयर का असर काम नहीं कर पा रहा। तो पहले तो ये एम्प्टी थी, जब आपने इसे इन्वर्ट किया तो ये खाली थी, और थोड़ी देर बाद इसमें लिक्विड आप पाएंगे कि यहाँ तक चढ़ गई। असल में ये हाई प्रेशर का पॉइंट है और ये लो प्रेशर का पॉइंट है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लिक्विड बह जाएगी तब तक जब तक यहाँ दोनों जगह प्रेशर सेम ना हो जाए। यहाँ तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है और यहाँ ये जो लिक्विड है जिसकी हाइट h है, डेंसिटी d है, यहाँ ये लिक्विड प्रेशर लगा रही है। प्रेशर दोनों जगह इक्वल होने चाहिए। V पर प्रेशर को, यहाँ तो A पे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है और B पे प्रेशर कौन लगा रहा है, ऐसा लिख दीजिए। एट A एटमॉस्फेयर इज एक्सर्टिंग द प्रेशर। A पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, A पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, and at B the liquid column at B, the liquid column inside the test tube, the liquid column inside the test tube is exerting pressure. The liquid column inside the test tube
is exerting pressure. A पर प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है और B पर लिक्विड कॉलम जो कि रेस्ट पर है, तो PA is equal to PB, तो PA is equal to HDG। बस इससे हम लोग पता ये लगाते हैं, हम अगर इस लेंथ को मेजर करें तो ये 76 सेंटीमीटर मिलती है नॉर्मल कंडीशंस में। एनटीपी वाली कंडीशंस में ये हाइट 76 सेंटीमीटर मिलती है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to the pressure exerted by 76 centimeter of mercury column. Of course implied है at rest, ये हमेशा implied है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। PA is equal to PB, A पे प्रेशर एटमॉस्फेयर ने लगाया, B पे प्रेशर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड एंक्लोज है, ट्रैप्ड है, उसने प्रेशर लगाया। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंक्लोज्ड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब अगर h है तो पॉइंट B पर प्रेशर है, उसके ऊपर चढ़ी हुई लिक्विड का। एटमॉस्फेयर का असर तो यहाँ काम कर ही नहीं पा रहा, एटमॉस्फेयर का असर तो ट्यूब ने रोक लिया। अब इस पॉइंट पे प्रेशर खाली इसके कारण है, खाली इसके कारण है, और यहाँ प्रेशर बराबर होने चाहिए। यहाँ PA है और यहाँ HDG है, तो PA is equal to HDG। नॉर्मल एनटीपी वाली कंडीशंस में मेजर करते हैं तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर मिलती है, इसलिए हम ये फैसला लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही होता है जितना 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम लगाता। पढ़ते हैं, यही सारी बातें एनसीईआरटी ने कही होंगी, हम इसे पढ़ते हैं। कहता अ लॉन्ग ग्लास, पहले तो बोलता है इसने डिवाइस किया फर्स्ट टाइम अ मेथड ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बता रहा है लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड filled with mercury, ये क्लोज्ड एट वन एंड है और इसमें मर्क्यूरी है, filled with mercury column, filled with mercury is inverted into a trough of mercury। इसके अंदर भी मर्क्यूरी है और यहाँ भी मर्क्यूरी, एक्चुअली तो यहाँ मर्क्यूरी थी और यही मर्क्यूरी ऊपर चढ़ी भी है। This device is known as mercury barometer, बार्स नापता है। The space above mercury column in the tube contains only mercury vapors। ये जो जगह है ना, यहाँ पर थोड़े से मर्क्यूरी वेपर्स हैं, और इन मर्क्यूरी वेपर्स का भी थोड़ा बहुत प्रेशर है तो, पर हम उसे इग्नोर ही करेंगे। जिसका एग्जैक्ट जानकारी ना हो उसे हम इग्नोर ही करते हैं। तो द स्पेस अबव द मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब कंटेन्स ओनली मर्क्यूरी वेपर्स whose pressure P is so small that it may be neglected। तो जिसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, हमें एनसीईआरटी से रिक्वेस्ट करना चाहिए, भाई उसकी बात ही मत करो। इसे तो बताना पड़ेगा, थोड़ा सा इशारा करना पड़ेगा, आपका साइंटिफिक टेम्परमेंट जगाना पड़ेगा, पर हम लोगों को वो जागना नहीं है। हमें कहना है तुम इसकी या तो साफ साफ वैल्यू बताओ, और वैल्यू नहीं, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं बता रहे, हम इसे जीरो ही मानेंगे। आप इसके ऊपर जो मर्क्यूरी वेपर्स हैं उनके प्रेशर को जीरो मानिए। Thus the pressure at point A is equal to 0। प्रेशर एट पॉइंट A is equal to 0। हाँ, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो आप मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट जो है, ये A अगर इसका नाम है, अगर इसका नाम A है, इसका नाम कुछ और रखा होगा उसने, हम नाम बदल देते हैं क्योंकि हम इसको बस इस पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वल टू 0 ऐसा मार्क करके कह देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर HDG में कोई जीरो डेंसिटी के लिक्विड कंटेंट है, वैक्यूम है यहाँ पे प्रोबेबली। इसके ऊपर जो ये कॉलम है इसका प्रेशर, इसका HDG हो सकता है और इसकी डेंसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है, ये पॉइंट काम का है, इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है, ये बात ध्यान दिया जाए। The pressure at point A is equal to 0. The pressure inside the column at point B must be the same as pressure at point C, which is atmospheric pressure P naught। Atmospheric pressure पे P naught कह रहा है, ये point D कह रहा है और ये C कह रहा है, और वो कह रहा है PB is equal to PC is equal to P naught। P naught यानी कि atmospheric pressure, जो कि rho GH के बराबर है, where rho is the density of mercury and H is the height of the mercury column in the tube। प्रेशर का फॉर्मूला रो जीएच हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर लिक्विड कॉलम हो, रेस्ट पर हो, तो प्रेशर बॉटम ऑफ द लिक्विड कॉलम पे होता है रो जीएच।
in the experiment it is found that the mercury column in the barometer has a height of about 76 centimeter at sea level, and it is equivalent to 1 atmospheric pressure 180. This can also be obtained by using the value of rho in 10.8. ये मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला है h rho g, और आप all calculations are in SI, SI यूनिट में है। तो हाइट जो 76 सेंटीमीटर है, इसको आप पहले तो 76 सेंटीमीटर ही लिख लेता हूँ, और डेंसिटी 13.6 होती है इसकी ग्राम्स पर सीसी में। इसकी जो डेंसिटी है मर्क्यूरी की, ये पानी की तुलना में मर्क्यूरी 13.6 गुना ज्यादा हैवियर है, और जी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में होती है 981 सीजीएस यूनिट्स जी की वैल्यू। अब अगर मैं एमकेएस में आऊं तो ये 76 पर 100 मीटर हो गया, ये 13.6 into 1000 kg पर मीटर क्यूब हो गया, और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है काम। 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वो इतना है। एचडीजी में आपको हाइट मीटर में लिखनी है। डेंसिटी में सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना है, क्योंकि आपको लगता है कभी कभी आपको शायद लगेगा कि आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, पर ऐसा ही यूनिट जो है वो यहाँ छोटी यूनिट है और आंसर 1000 गुना बड़ा आता है। डेंसिटी पे खास ध्यान दें, जी की एसआई यूनिट ले लें, सॉल्व करने पर ये 1 atm के बराबर आ रहा है। ओके, this can also be obtained by using value of rho in this much equation. A common way of stating pressure is in terms of centimeter or millimeter of mercury. आप ज्यादातर केमिस्ट्री में जब इंग्लिश और एनआरटी की बात करते हैं तो आप प्रेशर को ज्यादातर हाइट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा लिख दीजिए, sometimes it is more convenient to express pressure. Sometimes it is more convenient to express pressure in terms of height of mercury column, yeah, in terms of a height. Sometimes it is more convenient to express pressure in terms of height. Actually, it should be expressed in the units of Newton per meter square. Actually, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। एक्चुअली तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। और केमिस्ट्री में नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या होती है। आप अक्सर बोलते हो P1 V1 P2 V2, P इज अ कांस्टेंट, तो P प्रेशर हो जाता है H1 rho g और वॉल्यूम हो जाता है A into L1, प्रेशर हो जाता है H2 rho g और वॉल्यूम हो जाता है एरिया into लेंथ। अगर एक सिलेंडर की बात करें, टेस्ट ट्यूब की बात करें, तो इसकी वॉल्यूम तो एरिया into लेंथ है ना, तो क्या है ये rho g कैंसिल हो जाता है, एरिया कैंसिल हो जाता है, तो H1 L1 is equal to H2 L2। मे भी अगर आपको H2 निकालना है तो H1 into ऐसा कुछ आ जाता है। तो बोलते हैं पहले प्रेशर जो था वो इतना था, इतने सेंटीमीटर था, और अब नया प्रेशर बताइए। और ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर है तो आप पूरा एच रो जी से निकालेंगे, और ऑप्शन अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है तो आपको हाइट निकालना है। अगर उन्होंने पुरानी हाइट प्रेशर की मिलीमीटर के टर्म्स में दी थी तो आपका नया हाइट अपने आप मिलीमीटर में आ जाएगा। ये दोनों लेंथ सेम यूनिट्स में ले लीजिए। अक्सर केमिस्ट्री में तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप उसने आपको प्रेशर एक हाइट के रूप में दिया है और नया प्रेशर मांगा है, ऑप्शन हाइट के टर्म्स में ही है, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आपको जब प्रेशर मांगा जाता है तो न्यूमेरिकल में देखना चाहिए कि यूनिट्स क्या है, क्या वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो फिर पूरा एच रो जी करिए, और खाली सेंटीमीटर या मिलीमीटर है तो फिर रोजी दोनों साइड से कैंसिल हो रहा होगा। कोई भी लिक्विड हो सकती है, जो लिक्विड यहाँ पर है वही लिक्विड यहाँ पर है, तो डेंसिटी सेम है। प्रेशर को केमिस्ट्री में इट इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, बट एक्चुअली में फिजिक्स में तो हम लोग इसे पूरे के पूरे एच रो जी की बात करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, खाली एच की बात नहीं करेंगे। तो कहता है कॉमन वे ऑफ स्टेटिंग प्रेशर इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर और मर्क्यूरी कॉलम। ये कॉमन तरीका तो सही है, पर ये एक्चुअली मतलब कॉमन तरीका है और मोर कन्वीनियंट है, बट ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है। प्रेशर को कायदे से आपको हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बात करना चाहिए अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो।
पर इट इज मोर कंफर्टेबल, मोर कन्वीनियंट कि हम इतनी हाइट बता देते हैं कि साहब अब जो नया प्रेशर है वो 38 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम का है। अगर प्रेशर आधा हो गया है तो 76 सेंटीमीटर की जगह 38 सेंटीमीटर का हो गया है। इससे डिस्कशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है कभी कभी। द प्रेशर इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज कॉल्ड, आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप हेडिंग दे दीजिए टॉप, इसमें भी आप 3 स्टार दे दीजिए। टॉप इज द प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर of mercury column. Torr is the pressure of 1 millimeter of mercury column, और ये याद करने लायक है। 1 मिलीमीटर जो है, आप डेंसिटी तो 13.62,000 ही लीजिएगा और जी को आप 9.8 ही लीजिएगा। हाइट को पर फिर आप मीटर में लीजिएगा। ये डेंसिटी एसआई यूनिट्स में है और ये जी की वैल्यू एसआई यूनिट्स में है। जो हाइट 1 मिलीमीटर बोली है आप उसे मीटर में लाइए। ये जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू करीब करीब आ रही है 133 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। हाँ, ये वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट। ये खाली ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 1 टॉर, और ऑप्शन रहेगा इट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है और इसे यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से आप ये कर सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर यानी 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर का प्रेशर है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर का प्रेशर कितना है, वो है 1.013। इसको तो नेग्लेक्ट ही कर देना चाहिए, 10⁵। चलो ऐसा लिख लेता हूँ अपॉन 760, ये हो गया 10,000 अपॉन 76। 76 को आप अप्रोक्सीमेटली 75 लिख सकते हैं और 75 को आप 25 into 3 लिख सकते हैं। तो ये 25, ये 40 हो जाएगा। 400/3, 400/3 इज डेफिनेटली 143। 76 को 75 लिख लीजिए और 75 को 25 into 3 लिख लीजिए, फिर 25 4 से 100 हो जाएगा, ये 400/3 हो जाएगा, यानी 133 पास्कल हो जाएगा। यूनिटरी मेथड हमारे लिए बढ़िया है। जब 760 mm का प्रेशर इतना है तो 1 mm का प्रेशर कितना होगा, h रो g से भी करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। पर हाँ, आपकी आदत, आपको ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप यही करिए। 760 mm का प्रेशर आपको पता है तो 1 mm का प्रेशर निकालना है। HOG वाले मेथड से करने का एक ही फायदा है कि कम से कम आप डेंसिटी बार बार एसआई यूनिट में यूज करने की आदत आपकी पड़ रही है। 1 टॉर क्या होता है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। कहता ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंसेस। तो अब आप हेडिंग दे सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर बार्स, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार्स में नापा जाता है। अब हेडिंग है मैनोमीटर। पता नहीं क्यों इसका नाम मैनोमीटर है। इट मेजर्स प्रेशर डिफरेंस या फिर इट मेजर्स गेज प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस नापता है। जो मैनोमीटर है, इन लोगों ने फिगर 10.5A में तो बैरोमीटर दिखाया है, जो कि मैं बना के आपको दिखा चुका हूं। अब ये 10.5B में मैनोमीटर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही आसान और बड़ा एंजॉइंग डिस्कशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और यूजुअली इसके सवाल पेपर में बहुत ही कम आते हैं, न के बराबर। बहुत ही एंजॉइंग है। अनफॉर्चुनेटली ये इसके सवाल नहीं आते हैं और खैर ज्यादातर स्टूडेंट को ये चैप्टर गंदा ही लगता है। आप एडवांटेज बना सकते हैं, आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर इस चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग कर लें तो यू विल हैव अ सर्टेन लीड ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। ये यहाँ पर एक गैस भरी हुई है, P शायद उस गैस का प्रेशर है। ये गैस यहाँ तक ऐसी भरी हुई है, ये पॉइंट A है
और यहाँ कोई दूसरी लिक्विड भरी हुई है, यहाँ कोई दूसरी लिक्विड भरी हुई है, ये पॉइंट डी है, और यहाँ पी ए यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। बहुत ही प्यारा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इस पे 2016 में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो है, पर शायद एक ही बार आया। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंजॉयिंग। An open tube manometer is a useful instrument for measuring pressure differences. It consists of a U tube. ये जो ट्यूब है ये U tube, इसको बोल रहे हैं U tube. It consists of a U tube containing a suitable liquid. Now this liquid may not be mercury. ये पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मर्क्यूरी भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है. Suitable liquid, a low density liquid such as oil for measuring small pressure differences, and a high density liquid such as mercury. अब वो बता रहा है कि लिक्विड क्या हो, मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मैनोमेट्रिक लिक्विड इज ऑयल if delta P is small. The pressure difference is small है, and it's equal to mercury if delta P is large. असल में P या जो डेल्टा P है इसका फॉर्मूला है HDG, H rho G. अगर ये कम है तो फिर ऑयल लो, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है तो H ज्यादा आ जाएगा. थोड़ा बहुत H तो आना ही चाहिए ना, इतना तो आना चाहिए कि इसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें. और अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो फिर हाइट बहुत ज्यादा आएगी, तो क्या नापना मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा उस हाइट को नापने के लिए. खैर ये जानकारियां इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या मैनोमेट्रिक लिक्विड कब लेते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर बहुत ही लो प्रेशर डिफरेंस है तो उतना प्रेशर डिफरेंस अगर हल्की लिक्विड से लगवाएंगे तो अच्छी उसकी हाइट सफिशिएंट आएगी. हाइट ना तो बहुत ज्यादा आनी चाहिए ना बहुत कम आनी चाहिए, इतनी ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए हाइट कि आपको सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़े हाइट नापने के लिए, और ये इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि हम उसे बहुत ढंग से आंखों से देख ही ना पाए. सिग्निफिकेंट हाइट होनी चाहिए. तो क्या मैथमेटिकल लिक्विड क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिकल बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल बातें ही केवल इंपॉर्टेंट होती हैं. कम से कम शुरू में थ्योरी को पूरी तरह क्लियर हो या ना हो इग्नोर ही मारना चाहिए. बिना थ्योरी के क्लियर हुए सवाल आसानी से बन जाते हैं. वे स्टूडेंट ज्यादा समझदार हैं जो थ्योरी के चक्कर में पढ़ते ही नहीं हैं, काम का कॉन्सेप्ट पूछते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पूछते हैं और सवालों पे शुरू हो जाते हैं. सवाल आप करते जाएंगे तो थ्योरी एज अ बाय प्रोडक्ट आप सीख ही जाएंगे. The one end of the tube is open to the atmosphere and the other end is connected to a system whose pressure we want to measure. So the one end of a tube is open to the atmosphere. This is open to the atmosphere. One end of the tube is open to the atmosphere and the other end is connected to the system whose pressure we want to measure. हम इसका प्रेशर मेजर करना चाहते हैं. अननोन प्रेशर इस गैस का है, अननोन प्रेशर ये है. गैस जो हमने एनक्लोज की हुई है ना, इसका जो प्रेशर है हम यही नापना चाहते हैं. The pressure P at A is equal to the pressure at point B. ये तो उनकी बात हो गई, बताऊंगा. What we normally measure is the gauge pressure, which is P minus PA, and is proportional to the manometer height H. Pressure is same at the same level on both sides of the U tube containing liquid fluid. अभी बताता हूँ. For liquids, the density which varies very little over wide ranges of pressure and temperature. लिक्विड तो हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, तो लिक्विड की डेंसिटी तो कभी चेंज होती नहीं, यही मानेंगे और हम उसे कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं. For all, it can be treated as a constant for all our present purposes. Gases, on the other hand, exhibit large variation of density with change in present temperature. Unlike gases, liquids are therefore largely treated as incompressible. तो वो काम की बात अब मैं आपको बता रहा हूँ, सब कचरा है, मेन बात सुनो. देखो गैस में तो यहाँ जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ. गैस में तो जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ है. और काम की बात ध्यान से सुनो. ये है जो मैग्नेटिक लिक्विड है और जो गैस है ये उसका इंटरफेस है, बाउंड्री. तो जो बाउंड्री आएगी ना गैस की और लिक्विड की,
उससे एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना और पॉइंट बी को ऑब्टेन करना। तो क्या होगा, ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम लिक्विड में है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम लिक्विड में है और आपस में कनेक्टेड भी है। तो ये दोनों डेफिनेटली सेम प्रेशर पे। इस पॉइंट का प्रेशर जो P है और इस पॉइंट का प्रेशर HDG है। ऐसा लिख दीजिए, अभी तो ये लिखिए कि ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द इंटरफेस, draw a horizontal line from the interface of the gas and liquid। गैस और लिक्विड की जो बाउंड्री है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्टेन करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। गैस और लिक्विड की जो बाउंड्री है, जो इंटरफेस है, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। लिख दीजिए अगली लाइन में, नाउ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, नाउ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, A and B are 2 points at same horizontal level and in same liquid, तो फर्स्ट फिर तो प्रेशर एट A is equal to प्रेशर एट B। A पर जो प्रेशर है वो B पर प्रेशर के बराबर है। A पे प्रेशर तो बस गैस के प्रेशर के बराबर है, जो यहाँ प्रेशर है वही यहाँ पर प्रेशर है। गैस के तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहता है। गैस में कभी भी एक कंटेनर में अगर गैस एनक्लोज हो तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता, नहीं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक गैस बह ही जाएगी। कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में अगर गैस एनक्लोज है तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहता है। अगर गैस का यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ भी P है और यहाँ भी P है। और B पे प्रेशर ये सब मिलकर लगा रहे हैं। B पे जो प्रेशर है ना वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HOG है। तो आप एक्चुअली P माइनस PA की वैल्यू HOG निकालते हैं। इस पॉइंट पे जो यही सारा डिस्कशन है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसको बहुत टफ माना जाता है और स्टूडेंट्स नहीं संभाल पाते। इतना छोटा सा डिस्कशन है पर ये अच्छे अच्छे टॉपर्स के को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक आ रहा है, जहां आपकी सेकंड बुक खत्म सी हो रही है। फर्स्ट बुक तो सभी की अच्छी रहती है, सेकंड बुक सभी की वीक रहती है, क्योंकि उसके रिवीजन का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। उसे तेजी से पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा और उसका रिवीजन का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। And fluids is probably the most hated chapter of 11th physics, और especially ये वाला part, it is very enjoying, really enjoying। इस पॉइंट पे प्रेशर तो P ही होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर होगा इसका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर। बस PA को PB से इक्वेट करना है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज प्रेशर कहते हैं। जो गेज प्रेशर है वो HOG होगी, जहां रो ये मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी है। जो गेज प्रेशर है टोटल प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो P होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, उसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। एंड P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू कॉल्ड P गेज। जो प्रेशर डिफरेंस है वो आप तो इस हाइट को नाप लेते हैं। इससे रिलेटेड कितने से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बड़े प्यारे न्यूमेरिकल बनते हैं। जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल मिले तो गैस और लिक्विड की बाउंड्री पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। इसके नीचे की लिक्विड देखने की जरूरत ही नहीं, इसके ऊपर की लिक्विड देखिए। इसके ऊपर यहाँ प्रेशर P है और इसके ऊपर यहाँ प्रेशर है HOG प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात ही खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट है जो बड़ा मैथमेटिकल है और हद से ज्यादा आसान है। बट ये आप रियलाइज करेंगे लेटर ऑन कि ये डायग्राम देखते ही अच्छे कह देते हैं कि भाई ये पोर्शन मेरा वीक है। बस डायग्राम देखा एंड यू गिव अप। समथिंग वेरी एंजॉयिंग। जो इंटरफेस होता है गैस और लिक्विड कॉलम का, वहां पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और PA को PB से इक्वेट करिए। A पर तो प्रेशर गैस का प्रेशर है और PB है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HOG। बस यही था कहानी। ओके, एग्जांपल 10.3 देखते हैं हम लोग। If the density of atmosphere at sea level is 1.29 kg per meter cube,
अच्छा 1.29 kg/m3 के इस वैल्यू में कोई ध्यान ना दे, मतलब 1 करीब करीब 1 है। पानी की डेंसिटी 1000 होती है और ये एयर की डेंसिटी है जो करीब करीब 1.29 को 1 माने, और ये kg/m3 में पानी की जो डेंसिटी 1000 होती है वो एयर की 1 है। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ ही मान लीजिए चेंज नहीं हो रही है। हमें तो ऐसे ही सिंप्लीफाइड केसेस के ही क्वेश्चन केवल दिए जा सकते हैं। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, अगर ये प्रेशर डेंसिटी लगातार कांस्टेंट रहती तो ये प्रेशर कितना होता। प्रेशर को मान लीजिए आज भी वही है 1.013 into 10⁵, हाइट मुझे निकालनी है, डेंसिटी एसआई यूनिट्स में ही 1.29 है और जी की वैल्यू ये एसआई यूनिट्स में ही है, into 1000 नहीं करना है, इससे आपको हाइट निकालनी है। इसको तो मैं करीब 1 ही मान लेता हूँ, एच हो जाएगा 100 into 1000 अपॉन 1.3 और ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इसे 13 बना लेता हूँ, और 13 5 75, 13 5 65, तो शायद 78, 7 टाइप का कुछ आ रहा है, मे बी 7 किलोमीटर टाइप का कुछ आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 8 लिखा है सर। अप्रोक्सीमेटली 8 ले सकते हैं अपन, उससे और सॉल्व करें। हाँ पूरा डे सॉल्व करना पड़ेगा वो, तो करीब करीब 8 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। अगर डेंसिटी ये लगातार कांस्टेंट रहती जो सी लेवल पे है तो एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता, पर ये सच्चाई नहीं है। एटमॉस्फेयर 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तो कम से कम माना ही जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे डेंसिटी कम होती चली जाती है। देखिए क्या कह रहा है, इन रियलिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट एंड इवन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, जी भी थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाता है। द एटमॉस्फेयर कवर एक्सटेंड्स द डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर 100 किलोमीटर। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो प्रेशर घटता जाता है और एटमॉस्फेयर की हाइट इसलिए जितनी होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा होती है एक्चुअली। We should also note that the sea level atmospheric pressure is not always 760 millimeter of mercury. A drop of mercury level by 10 millimeter or more is a sign of an approaching storm. अगर प्रेशर में कमी थोड़ी सी कहीं भी हो जाएगी सी के जस्ट ऊपर तो फिर मतलब समझ लीजिए तूफान आने वाला है। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में हीट के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में तो अभी मैं बात नहीं कर रहा, बस आप एक बात ये लिख दीजिए, as height above the sea level increases, दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, as height above the sea level increases, number 1 G decreases, G decreases क्योंकि G dash का फॉर्मूला G अपॉन 1 plus h by r का होल स्क्वायर था हाइट के साथ, पर ये तो छोटी हाइट से, जिन हाइट्स की आप बात कर रहे हैं 8 किलोमीटर वगैरह, ये तो छोटी हाइट्स है, इवन 100 किलोमीटर भी छोटी हाइट है। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो उस 640 किलोमीटर तक की हाइट को जी के कॉन्टेक्स्ट में छोटी हाइट माना जा सकता है। तो आप इस फॉर्मूले से जी की बात कर सकते हैं, हाइट बढ़ेगी तो जी घटेगा। और नंबर 2 है as height increases density of air particles decreases, हाइट के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, एयर पार्टिकल्स जो हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सारे हैवी पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, हल्के हल्के पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। जो भारी भारी गैसेस है ना, अगर ये अर्थ है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह यहाँ आएंगे और हाइड्रोजन वगैरह यहाँ आएंगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो भारी गैसें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की गैसें अपर एटमॉस्फेयर में रहती हैं। तो यहाँ डेंसिटी कम है ही, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है ही। आप जब ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। और नंबर 3 लिख दीजिए, as height increases pressure decreases, as height increases atmospheric pressure decreases। यहाँ प्रेशर अगर 760 mm है तो यहाँ प्रेशर में भी 730 mm टाइप होगा या और भी कम होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण प्रेशर लगेगा। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस पूरे h के कारण है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस h के कारण है। The height of the atmosphere remaining above a point decreases, so the pressure decreases। बस ऐसे ही है जानकारी के पॉइंट्स, इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा स्टाफ देने लायक नहीं है, कोई भी पॉइंट काम का नहीं है। बस काम का यदि था तो हाँ 8 किलोमीटर वाला न्यूमेरिकल थोड़ा आ सकता है, ये एनसीईआरटी का शॉर्ट न्यूमेरिकल है और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल 10.4 देखते हैं, कहता है एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं पहले एक बार फिर आपको ध्यान दिला दूं, क्वेश्चन ऐसा लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू 1000 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू 1000 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो प्रेशर है एच रो जी और ये वाटर कॉलम है, हाइट दी है 1000 मीटर और पानी की डेंसिटी में ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ 1000 और जी को मैं ले रहा हूँ 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 100 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 180। एच पानी की डेंसिटी में ही केवल गलती होती है और कहीं आपसे गलती नहीं होती है। एच रो जी 1000 मीटर समुद्र के अंदर आप चले जाएंगे तो वहां पानी के कॉलम के कारण जो प्रेशर होगा, जो लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर होगा वो एच रो जी होगा और वो 180 होगा। और हम तो ये जानते हैं कि 10 meters of water column, 10 meters of water column exerts a pressure of 180. 10 meters of water column exerts a pressure of 180. So 1000 meters of water column will exert a pressure of 180. ये मैं अच्छे से समझता हूँ। यदि ये 100 गुना हो गया है तो ये भी 100 गुना हो जाए, या चाहे तो यूनिटरी मेथड से करें। हालांकि आई विल पर्सनली ऑलवेज प्रेफर दिस HROG। इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है, HROG में कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है और कैलकुलेशंस में कभी कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। 10 मीटर का प्रेशर 1 ATM होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब मैं सवाल का पार्ट बी लिख रहा हूं। इस सवाल का पार्ट बी है कैलकुलेट टोटल प्रेशर inside an ocean at a depth of 1000 meter. Total pressure inside an ocean at a depth of 1000 meter. तो मेरे 1000 मीटर है, तो यहाँ पर लिक्विड कॉलम का प्रेशर है 100 ATM। इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है वो है HROG प्लस PAT, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा, क्या इसका प्रेशर भी नीचे ट्रांसमिट हो जाता है। आगे और हम पढ़ेंगे कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। तो ये जो प्रेशर है वो नीचे ट्रांसमिट हो ही जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगता है और उसका असर नीचे भी ट्रांसमिट हो ही जाता है। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, जिसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, वो 101 ATM। जैसे कि हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं वो 101 ATM हो जाएगा। तो सब 10.4 न्यूमेरिकल ने तो यही कहा एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, जो कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम एंड दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी कहता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ। इस गहराई पे सबमरीन को तो ले जाते हैं, वहां फोर्स कितना काम करेगा। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया शायद। यहाँ पर एक सबमरीन है और आप कोरल रीफ्स वगैरह के देखने के लिए अंदर आप गए हैं, कहता है यहाँ एक छोटी सी विंडो है, उस विंडो पे फोर्स कितना काम करेगा। तो फोर्स की अगर बात कर रहे हैं, ये अच्छा पार्ट हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। एक मुझे फोर्स निकालने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर इनटू एरिया करूंगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि प्रेशर कितना लूं। सबमरीन के अंदर जो एयर है वो हम मेंटेन करते हैं 1 ATM पे, नहीं तो हम लोगों को अंदर बैठ के प्रॉब्लम आएगी। हम सबमरीन के अंदर बैठे हैं और हमारे लिए तो कंडीशंस वही रहनी चाहिए जो जिसकी हमें आदत है। यहाँ प्रेशर 1 ATM है और यहाँ प्रेशर 101 ATM है, तो जो यहाँ और यहाँ प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण फोर्स लगता है। F का फॉर्मूला PA नहीं है, F का फॉर्मूला डेल्टा P into A। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो 101 माइनस 1 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और जो एरिया है, विंडो का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो वो
ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और ये एरिया मीटर स्क्वायर में आ रहा है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो पूरा मीटर स्क्वायर में आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ये आपको आंसर न्यूटन में मिल जाएगा। सीखने लायक बात यह है कि सबमरीन के अंदर भी समहाउ हमने 1 atm का प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, और बाहर से इस डेप्थ पे प्रेशर टोटल मिला के 101 atm, और जो फोर्स लगता है वो डिफरेंस इन प्रेशर के कारण लगता है, क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो यहाँ प्रेशर लगाएगी और यहाँ जो कुछ भी है वो यहाँ प्रेशर लगाएगा, इधर वाला प्रेशर जीत जाएगा, तो यहाँ पे पानी अंदर घुसना चाहेगा इतने फोर्स से, ये 100 × 10⁵ हो गया, ये 10⁻7 हो गया, और ये 4 × 10⁻⁻² टाइप हो गया, तो 4 × 10⁵ न्यूटन, ये 2 × 10⁻² हो गया, ये भी 2 × 10⁻1 हो गया, ये 2 × 10⁻1, 2 × 10⁻1, सो 4 × 10⁻², हाँ ये ठीक है। ये जो प्रेशर है 4 × फोर्स जो है, सॉरी जो फोर्स है वो प्रेशर डेल्टा पी टू ए से निकालते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है उसका शायद कोई अलग से विशेष सिग्निफिकेंस नहीं है, उस वैल्यू को आप इग्नोर कर दीजिए, मेथड सीखिए कि मेथड आपने क्या निकाला। So the find the force acting on the window of area this much of submarine of this at this depth, तथा the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure, फुल दिया है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर थोड़ी सी चेंज कर दी है, तो पूरी कैलकुलेशंस हमें एग्जैक्टली अब देखनी पड़ेगी। एच दे दिया, डेंसिटी दे दिया, टोटल प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, और एक्चुअली 104 atm हो गया। मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 104 atm आ जाएगा, और जो प्रेशर डिफरेंस है वो 103 atm आ जाएगा। सी कह रहा था प्रेशर आउटसाइड द सबमरीन इज दिस मच एंड द प्रेशर इनसाइड इज पी नॉट, हेंस द नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन द विंडो इज द गेज प्रेशर। बस यही लिख दीजिए, यही कुछ लिख दीजिए कि नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन अ विंडो is equal to the gauge pressure, is equal to the gauge pressure, जो नेट प्रेशर है वो गेज प्रेशर है, एंड गेज प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम अलोन, गेज प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम अलोन, खाली जो लिक्विड कॉलम है उसका जो प्रेशर है उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि एच रो जी में डेंसिटी भी उसने थोड़ी सी डिफरेंट दी है, डेंसिटी 1 नहीं दी है, सी वाटर की डेंसिटी, सी में तो सॉल्ट मिला होता है, तो सी वाटर की डेंसिटी उसने वैल्यू दी है, मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं था, वो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, सवाल पढ़े बगैर हम सोल्यूशन शुरू कर देते हैं और ये आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। जो गलती मैंने की कि पूरा सवाल पढ़े बगैर सोल्यूशन पेलना शुरू कर दी, अननोन को ढंग से पहचाने, गिवन चीजों को ढंग से पहचाने, बस मैं शुरू हो गया, उसका भुगतना पड़ा मुझे नुकसान, क्योंकि जिस प्रेशर को मैं 101 atm ले रहा था सॉल्व करने पे वो 104 atm आ रहा। वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस बहुत ही पास पास अगर हैं तो यू विल हैव टू बी प्रिसाइज इन कैलकुलेशंस, नो अप्रोक्सीमेशन, और अगर ऑप्शन बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं तो अप्रोक्सीमेशन जरूर करना चाहिए। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, फिर ऑप्शंस पे नजर मारनी चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए कि ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है। अगर ऑप्शन पास पास हैं तो पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करने वाला हूं। एक क्वेश्चन तो जरूर ऐसा डालेंगे जिसमें अप्रोक्सीमेशन करने वाले लोगों को नुकसान होगा। खैर बस ये हो गया सारा का सारा कहानी। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम लोग हमेशा गेज प्रेशर में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। जब बल्क मॉडल्स को डिफाइन किया था तो बल्क मॉडल्स में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी था। जो स्ट्रेस लगता है वो चेंज इन प्रेशर के कारण लगता है। हमेशा 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 कैलकुलेशंस में टोटल प्रेशर कभी भी नहीं लिया जाता, खाली गेज प्रेशर ही लिया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि पहले यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और यहाँ 1000 मीटर नीचे अब प्रेशर अलग है, तो जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वॉल्यूम। तो जैसे यहाँ डेल्टा पी में हम इंटरेस्टेड रहते थे, ऐसे यहाँ भी जो फोर्स लगेगा वो डेल्टा पी के कारण लगेगा। सबमरीन के अंदर प्रेशर एटीएम है और यहाँ प्रेशर पी एटीएम प्लस एच रो जी है, तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है और जो नेट फोर्स होगा वो डिफरेंस इन प्रेशर के कारण होगा।
तो हर जगह सारी कैलकुलेशंस में आप एच रो जी लेते हैं, आप गेज प्रेशर लेते हैं, आप एब्सोल्यूट प्रेशर शायद ही कभी लेते हैं। जब तक कोई ये ना कहे कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो, तब तक एब्सोल्यूट प्रेशर शायद हम लेते ही नहीं है। हम अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस में डेल्टा पी लेते हैं, प्रेशर डिफरेंस लेते हैं, यानी कि खाली लिक्विड कॉलम का प्रेशर लेते हैं। दिस डेल्टा पी इज द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम अलोन। That's it, guys. So that is all for now. Thank you. Guys, मैं आज आपको समरी दूं तो मैंने दो ही चीजें पढ़ाई हैं, एक है बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर। बैरोमीटर में एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेते हैं और जरूर इस पॉइंट पे यदि सी है और ये पॉइंट डी है, तो चूंकि ये सेम लिक्विड के पॉइंट है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो पी बी इज टू पी सी। तो बी पर जो प्रेशर है वो खाली इसके कारण है, एच रो जी के कारण, जो लिक्विड यहाँ पे ट्रैप्ड है, और सी तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो दिस इज इक्वल टू P80। ये तो हो गया बैरोमीटर, जैसे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। एक कंटेनर में टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर देते हैं और ये चढ़ी हुई लिक्विड की हाइट नाप लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर को इक्वेट कर देते हैं। ये लिक्विड की डेंसिटी आपको कोई नई दे देंगे और कहेंगे कि आप बताइए कि इस लिक्विड की हाइट कितनी होगी, तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से HOG को इक्वेट करेगा, डेंसिटी वो लीजिएगा जो इन्होंने सवाल में दी है kg पर मीटर क्यूब में। और ये तो हो गया बैरोमीटर। फिर आता है मैनोमीटर, जो कि नापता है बेसिकली गेज प्रेशर या डेल्टा पी नापता है, प्रेशर डिफरेंस नापता है। ये नापता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये नापता है इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर। इसमें हम लोग ऐसा एक कंटेनर कुछ लेते हैं और इसको यू ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, इसको यू ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर गैस भरी हुई है और यहाँ तक वही गैस है, यहाँ तक वही गैस है। तो जो गैस का प्रेशर है वो गैस यहाँ प्रेशर मार रही है, पी गैस। जितना इसका वस्त में था, जितना अगर ये ज्यादा प्रेशर था इसका, तो इसने लिक्विड को नीचे ज्यादा पुश कर भी दिया। अब आपको क्या करना है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ तो एटमॉस्फेयर का असर काम नहीं कर पा रहा, ये शील्ड जो है गैस कंटेनर का, ये एटमॉस्फेयर को रोक रहा है, यहाँ बस टोटल प्रेशर पी गैस ही है, एंड दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। हम बोलते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पूरी सेम लिक्विड है, तो यहाँ से यहाँ तक सेम लिक्विड भरी है। बस इसके ऊपर की हाइट डायरेक्टली या तो दे देते हैं या थोड़ा दिमाग लगा के निकालनी पड़ती है। मेरा कहना है PA इज इक्वल टू PB। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और सेम लिक्विड में है और लिक्विड कॉलम रेस्ट पर है, तो पास्कल्स लॉ से PA इज इक्वल टू PB। ए पे जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है, ए पे जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है, और बी पे जो प्रेशर है वो इस लिक्विड जो भी मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका HOG है, प्लस इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो प्लस P80M ये है। इससे आप P गैस माइनस P80M निकाल लेंगे, इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं और ये HOG है। बस आज की पूरी क्लास में केवल मैंने नहीं पढ़ाया। बैरोमीटर में आप इन दोनों के प्रेशर को इक्वेट करिए, इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर प्रेशर इसका HOG है। और मैनोमीटर थोड़ा ज्यादा कठिन पड़ता है, केवल धीरे धीरे आदत डालने की बात है, काम तो बड़ा आसान है कि जिस पॉइंट पर गैस और लिक्विड का इंटरफेस बन रहा हो उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, और ये पॉइंट अगर A है तो ये पॉइंट B है और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यहाँ पे प्रेशर्स को इक्वेट करिए। A पे प्रेशर को गैस का प्रेशर बोलिए, एटमॉस्फेयर पे यहाँ तो कोई असर काम नहीं कर पा रहा है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इस पॉइंट पे प्रेशर है, इसके ऊपर जितनी भी लिक्विड्स है उन सबका HOG। तो एटमॉस्फेयर का कारण यहाँ प्रेशर PA है और इसके ऊपर की हाइट लेते हैं HOG। यहाँ पर ये जो ये दोनों ये वाला आपको कैलकुलेशन में जरा ध्यान से ये हाइट निकालनी पड़ती है ध्यान से। पहला स्टेप रहता है कि आप जो गैस और लिक्विड का इंटरफेस है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और PA इज इक्वल टू PB बोलिए, और B पे तो बस इसका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बस यही है। ये बैरोमीटर है, ये मैनोमीटर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इतनी समरी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टफ है और नॉर्मली स्टूडेंट्स इसे छोड़ जाते हैं, फाइनली एग्जाम की जब करीब आते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं मेरे से तो नहीं होता। क्योंकि आज अगर आप पढ़ लें एग्जाम के बहुत पहले और इसके खूब सारे आपके रिवीजन हो चुके हों, खूब बार टेस्ट में इसके क्वेश्चन आ चुके हों, तो फिर इससे ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं।
ये डेफिनेटली रैंक चेंजर है, ये गेम चेंजर है इन डिस्कशन, स्पेशली मैनोमीटर, ये गेम चेंजर है। मैनोमीटर इज अ गेम चेंजर। इसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं, बड़े आसान होते हैं। और तरीका यही है कि थ्योरी पढ़े बगैर सीधे 2016 का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, PYQ को लेके बैठ जाइए। हो सकता है पहले क्वेश्चन में 2 मिनट की जगह 20 मिनट लग जाएं, पर बस एक बार भी सवाल बन गया तो उसकी खुशी ही अलग होगी और फिर कॉन्फिडेंस ही अलग होगा और फिर आपसे सवाल हमेशा बनेंगे। गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।